हेलो दोस्तों, सुप्रिया ऑल सब्जेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं लालू कुमार भारती पुनः आज क्लास 12th के बायोलॉजी के दूसरा चैप्टर लेकर आया हूं। और सबसे पहले मैं आज आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहा हूं। ये जीव विज्ञान का दूसरा चैप्टर है। मैं पहले वीडियो में पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बता चुका हूं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। आज दूसरा चैप्टर में आप लोग वीडियो को स्किप ना करिएगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एनोट्रॉप्स बिजॉन्ड होता है। एनोट्रॉप्स बिजॉन्ड जो होता है वो उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। एनोट्रॉप्स बिजॉन्ड जो होते हैं वो उल्टा होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रौंद होते हैं जिनके कारण परागन मुश्किल से होता है या होता ही नहीं है। उन्हें क्या कहते हैं? तो इसको जो है हर्कोगेमी कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे भी प्राकृतिक रौंद होते हैं जिसमें परागन जो होता है या तो होता है या होता ही नहीं है। यही इसी कारण से वहाँ पे मुश्किल वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। इसका सही आंसर है हर्कोगेमी। अगला क्वेश्चन है आपका, भ्रूणकोश की उत्पत्ति किसमें होती है? भ्रूणकोश की उत्पत्ति जो है गुरु बीजाणु जनन से होता है। एक होता है लघु बीजाणु जनन और दूसरा होता है गुरु बीजाणु। तो इस प्रकार से भ्रूणकोश की उत्पत्ति जो है गुरु बीजाणु से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, माइक्रोस्पेरेजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषण का काम करती है उसे क्या कहते हैं? तो इसे टेपिटम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। सेमल में किसके द्वारा परागन होता है? ये चमगादड़ के द्वारा होता है। सेमल में जो है किसके द्वारा परागन होता है? चमगादड़ के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन द्विगुणित है? जल जो है ये द्विगुणित है। आप लोग जानते होंगे कि जल H2O का बना होता है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं तब जा कर के जल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, बीजांड काय में पाई जाने वाली रचना जो स्पेरोफाइट की अंतिम अवस्था है उसे क्या कहते हैं? इसको गुरु बीजाणु मातृकोशिका कहते हैं। इसको कहते हैं गुरु बीजाणु मातृकोशिका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पैरोगेमी में परागन नलिका किससे होकर भ्रूणकोश तक पहुंचती है? इसका सही आंसर होगा माइक्रोपाइल। इसका सही आंसर है माइक्रोपाइल। आवृत्त बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है। आवृत्त बीजी यानी कि ये जो है ढका रहता है, यानी कि बीज जो है अंदर में होते हैं। इसका सही आंसर है भ्रूणपोष में। इसका सही आंसर क्या है? भ्रूणपोष में। परागकोश भित्ति में इनमें कौन सा नहीं होता? यानी कि परागकोश भित्ति में जो है कौन नहीं होता है? इंटेगुमेंट जो है वो नहीं होता है। इंटेगुमेंट नहीं होता है। भ्रूणकोश में जो है कौन सा नहीं होता है? यानी कि गुरु बीजाणु में जो है भ्रूणकोश नहीं पाया जाता है, यानी कि गुरु बीजाणु जनन कोशिका में ये नहीं पाए जाते हैं। केंद्रकीय भ्रूणपोष जो है जिसमें प्रमाणिक भ्रूणपोष केंद्र का विभाजन होता है के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता, यानी कि इसमें जो है केंद्रक भ्रूणपोष में कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें कहते हैं एंडोस्पर्मिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जायगोट से भ्रूण बनने तक की क्रियाओं को क्या कहते हैं? यानी कि जायगोट जो है उससे भ्रूण बनने तक की क्रियाओं को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के दौर में ये आपका 15वां प्रश्न है,
परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? तो ये बीजांडकाय का है। किसका है? बीजांडकाय, यानी कि परिभ्रूणपोष जो है किसका बचा हुआ भाग है? बीजांडकाय का है। और आज के दूसरे चैप्टर के अंतिम ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है कहता है किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आम में। आम में जो है एरिल नहीं पाया जाता है। ये जो था दोस्तों, ये दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि मैंने 16 को करा चुका हूँ। अब आपको इसी वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्न कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप यहाँ हेडिंग में देख सकते हैं कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो आप लोगों से हम पुनः आशा करते हैं कि आप लोग जो है इस वीडियो को देख करके काफ़ी लाभान्वित होंगे और जितने भी छात्र छात्राएं जो कि कोचिंग क्लासेज नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए सब्जेक्टिव के में बढ़ते हैं। पहला है पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए पुष्प के कितने भाग होते हैं तो पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। पहला है बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है पुमंग और चौथा है जायांग। जो कि अगर आप नहीं जान रहे हैं तो इस बात को याद रखिएगा कि फूल यानी कि पुष्प जो है फूल के 4 भाग होते हैं। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पुष्प के नर भाग को, यानी कि ये हेडिंग टाइप का बनाया गया है, तो इसको आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। पुष्प के नर भाग को पुंकेसर कहा जाता है। तना उसका जो है स्त्री केसर कहा जाता है, उसके मादा भाग को। और पुष्प के मादा भाग को क्या कहा जाता है? स्त्री केसर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हेडिंग के तौर पे लघु बीजाणु जनन। एक चीज़ हम बताना चाहेंगे आपको, लघु मतलब छोटा होता है और गुरु मतलब बड़ा होता है। तो आप जब भी वीडियो को देखें तो शांतिपूर्वक देखें। किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई हो उसको थोड़ा सा डिफेंस तरीक़ा से लें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में याद रह सके। टेंशन या तनाव में पढ़ाई नहीं हो सकती है, हमेशा डिफेंस लिया करें। तो पराग कोश मातृकोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी कि मातृकोशिका, जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि जनन मातृ से ही होता है, पितृ से नहीं होता है। जब भी जनन होगा तो मातृकोशिका के द्वारा होगा, यानी कि मादा फीमेल का जो इसमें ज़्यादा सक्रिय भूमिका रहता है। अगला क्वेश्चन है आपका गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन में मातृकोशिका जो है से बनने की क्रिया को जो है गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी कि गुरु बीजाणु से जो जनन से जो है मातृकोशिका जो बनती है उसी को कहते हैं गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी कि ये बड़ा वाला हो गया और लघु बीजाणु जनन आपका छोटा वाला हो गया। अगला है टॉपिक आपका परागण। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और बार बार जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। परागण समझिए, इसको कहते किसको? कहता है जब परागकण पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसी क्रिया को परागण कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब एक फूल का परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको है कि परागण के 2 प्रकार होते हैं, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ पोलिनाइजेशन। कहता है कि परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण यानी कि सेल्फ पोलिनाइजेशन और पर परागण क्रॉस पोलिनाइजेशन। तो स्वपरागण किसको, यानी कि सेल्फ स्वयं कहता है स्वपरागण।
तो स्वपरागन हम आपको बता रहे हैं, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसी पौधे या अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागन कहते हैं। यानी कि जब एक ही पुष्प के यानी कि एक ही फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो उसी को कहते हैं स्वपरागन, यानी कि स्वयं अपने में। और जस्ट इसका ऑपोजिट यानी कि उल्टा होता है आपका परपरागन। जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर अवस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब उसे परपरागन कहते हैं। सीधा स्पष्ट होता है, आप याद रखिएगा। पर मतलब होता है दूसरा, पर मतलब क्या होता है? दूसरा होता है, यानी कि जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर अवस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे परपरागन कहते हैं। अगला है आपका टॉपिक जल परागन। तो इससे स्पष्ट होता है कि जल में पाए जाने वाले पौधे को जल परागन कहते हैं, यानी कि जिसका जल में परागन होता है, यानी कि वैसा पौधा जो परागन अपना जल में करते हैं। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, उसे जल परागन कहते हैं। जैसे आपका दिया हुआ हाइड्रिला है, वेलिसनेरिया है इत्यादि, और भी पौधे हो सकते हैं। अगला है आपका निषेचन की क्रिया में नर युग्मक का अंड से मिलकर के द्विगुणित युग्मनज बनाना तथा द्वितीयक केंद्रक का नर युग्मक से संलयन ही द्विनिषेचन कहलाता है। यानी कि ये इसमें जो है याद रखिएगा, द्विनिषेचन का मतलब होता है दोबारा, यानी कि दोहरा निषेचन इसमें हो जाता है। एक तो आप देख लीजिए यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है कि निषेचन की क्रिया में नर युग्मक का अंड से मिलकर द्विगुणित यानी कि द्विगुणित निषेचन कर लेता है। अगला है VVI पॉइंट है, द्विनिषेचन की खोज नावासीन ने 1898 में किया था। यानी कि द्विनिषेचन की खोज जो है नावासीन ने 1898 में किया था। उन्होंने फ्रिटेलेरिया तना लिलियम में सर्वप्रथम द्विनिषेचन का पता लगाया था। उन्होंने जो है सर्वप्रथम फ्रिटेलिया तना लिलियम में सर्वप्रथम द्विनिषेचन का पता लगाया था। आगे बढ़ते हैं। द्विनिषेचन केवल आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। द्विनिषेचन जो है केवल आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। अगला है टॉपिक आपका अनिषेक फलन। इसको समझिए, कुछ पौधों में निषेचन के बिना ही फल का निर्माण हो जाता है। यानी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें निषेचन के बिना ही फल का निर्माण हो जाता है। तो निषेचन के बिना फल की उत्पत्ति क्रिया अनिषेक फलन कहलाता है। यानी कि जिसमें कि बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है तो उसी को हम लोग कहते हैं अनिषेक फलन। और इसका सही उदाहरण है केला, संतरा, अनानास इत्यादि। ये सब जो है अनिषेक फलन का उदाहरण है। अगला टॉपिक है आपका बहुभ्रूणता। जब एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण हो तो उसे या उस अवस्था को बहुभ्रूणता कहते हैं। आप स्पष्ट समझ सकते हैं, आप जैसे जानते होंगे एक वचन यानी कि एगो। अब बहुवचन का मतलब क्या हो जाता है? अनेक। तो बहुभ्रूणता मतलब हुआ एक से अधिक, यानी कि एक से ज़्यादा भ्रूण अगर पाए जाते हैं तो उसी को कहा जाता है बहुभ्रूणता। अगला है टॉपिक और इस चैप्टर का सब्जेक्टिव का अंतिम टॉपिक है आपका असंग जनन। तो असंग जनन किसको कहते हैं? वह प्रक्रिया या घटना जिसमें सामान्य लैंगिक जनन का स्थान पूर्ण रूप से अलैंगिक जनन ले लेता है तो उसे असंग जनन कहते हैं। असंग जनन आपको हम फिर से अपने से समझाने की प्रयास करेंगे। असंग जनन मतलब हुआ एक समान नहीं मिलता है। स्पष्ट है परिभाषा से, वह प्रक्रिया या घटना जिसमें सामान्य लैंगिक जनन का स्थान पूर्ण रूप से अलैंगिक जनन ले लेता है। जब मान लीजिए कि लैंगिक जनन में हम लोग जानते हैं कि नर और मादा की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे लैंगिक जनन के स्थान पे अलैंगिक जनन भाग लेता है जिसमें कि एक ही व्यष्टि भाग लेता है, इसीलिए उसे कहते हैं असंग जनन। यानी कि कभी कभी आप देखते होंगे आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं जो कि समांतर नहीं होती, एक दूसरे से अलग हो जाता है, मेल नहीं खाता है, इसलिए करके इसको असंगत, हम लोग उसको असंगत की श्रेणी में देते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे हमारे साथी सब रहते हैं जहाँ पे संगत का प्रभाव पड़ता है तो वहाँ बोलते हैं उसका संगत नहीं करना है, उसका करना है। यही टॉपिक है यहाँ पे असंग जनन का। तो आज का जो है दूसरा चैप्टर का जीव विज्ञान क्लास 12th का जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मैं इस वीडियो में करा दिया हूँ। आप लोगों से आशा है कि आप इस वीडियो को देखेंगे
और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। बस बहुत बहुत धन्यवाद।